नमस्कार, बाल विकास के तीसरे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पहले दोनों वीडियो के आगे के जो पॉइंट्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि बाल विकास की जो कितनी अवस्थाएं होती हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को किस प्रकार से बांटा है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रास ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि रास ने बाल विकास को कुल 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रास ने बाल विकास को कुल कितने अवस्थाओं में बांटा है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि रास ने बाल विकास को कुल 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला अवस्था क्या है? शैशवावस्था है जो 1 से 3 वर्ष का है। दूसरा है आरंभिक बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष का है। फिर तीसरा हमारा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष का है। और चौथा हमारा जो है वो है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रास ने बाल विकास को कुल 4 अवस्थाओं में क्या किया है? बांटा है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है शैले। शैले का जो वर्गीकरण है उसको हम लोग समझते हैं। शैले ने बाल विकास को कुल 3 अवस्थाओं में बांटा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि शैले के द्वारा बाल विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बांटी गई हैं, तो शैले ने बाल विकास को कुल 3 अवस्थाओं में बांटा है। जो पहला हमारा है वो है शैशवावस्था जो कि है 1 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष माफ करिएगा। दूसरा हमारा क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितना है? 5 से 12 वर्ष। और तीसरा हमारा क्या है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था कितना है? 12 से 18 वर्ष। तो इस तरीके से रास ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा और शैले ने बाल विकास को 3 अवस्थाओं में क्या किया है? बांटा। आइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा हार्लाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है अक्सर कि हार्लाक ने बाल विकास को कुल कितने अवस्थाओं में बांटा है। तो हार्लाक ने बाल विकास को कुल 11 भागों में बांटा है। पहला हमारा है गर्भावस्था जो कि है गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा हमारा क्या है? शैशवावस्था जो कि है जन्म से 2 सप्ताह तक। तीसरा क्या है? बचपनावस्था जो कि है तीसरे सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक। फिर चौथा क्या है हमारा? पूर्व बाल्यावस्था जो कि तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। चौथा हमारा वया संधि है जो 12 वर्ष से 13 वर्ष है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी अवस्था है जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में संयोजन का काम करता है या कड़ी का काम करता है। तो वो है हमारी वया संधि जो शैशवावस्था को बाल्यावस्था से क्या करता है? जोड़ता है। फिर अगला हमारा क्या है? पूर्व किशोरावस्था। यह है हमारा 13 से 17 वर्ष का। फिर उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 22 से 40 वर्ष की जो अवस्था है ये प्रौढ़ावस्था कहलाती है हार्लाक के अनुसार। फिर मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष। और वृद्धावस्था ये आपका हो गया 60 वर्ष के बाद। तो इस तरीके से हार्लाक ने बाल विकास की कुल 11 अवस्थाएं हमें बताई है। आगे बढ़ते हैं। अब बाल विकास का जो सामान्य वर्गीकरण है उसको समझते हैं, जिसके लिए हमें जो है इन सभी अवस्थाओं के विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। खास तौर से हम मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, भाषाई विकास, शारीरिक विकास, इन सभी आयामों के बारे में डिटेल से इन सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा है क्या है? पहली जो अवस्था है ये गर्भावस्था है। ये भ्रूण से लेकर जन्म तक या 9 महीने 10 दिन की अवस्था होती है जिसके अंदर 280 दिन निर्धारित होते हैं। ठीक है। दूसरी अवस्था हमारी शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक या जन्म से लेकर 5 वर्ष के अंत तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या मानते हैं? शैशवावस्था। फिर इसके बाद से देखिएगा हमारा क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष। हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था की भी 2 कैटेगरी बताई है। एक आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा हमारा होता है उत्तर बाल्यावस्था। या पूर्व बाल्यावस्था को ही हम जो है आरंभिक बाल्यावस्था कहते हैं और दूसरा हमारा उत्तर बाल्यावस्था होता है। फिलहाल सामान्य वर्गीकरण में ये हमारा जो कैटेगरी है वो 6 से 12 वर्ष की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फिर अंतिम हमारा क्या है? किशोरावस्था। ये हमारा हो गया 12 से 18 वर्ष। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और कभी पूछा था कि अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को कुल कितने अवस्थाओं में बांटा है। तो याद रखना है ये फैक्ट हमारा है कि अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है काल्सनिक ने बाल विकास को कुल कितने अवस्थाओं में बांटा है।
तो काल्सनिक ने बाल विकास को कुल 10 अवस्थाओं में बांटा था। तो ये तो था कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है हमने समझा। आइए अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपका 100% आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वो है हमारा बाल विकास के सिद्धांत। तो हम बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहला सिद्धांत हमारा है सतत या निरंतर विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास ये होता है जन्म के साथ शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। जिस प्रकार से मैंने चर्चा किया था इसके पूर्व के वीडियो में कि जब बच्चा इस धरती पर आता है या जन्म लेता है तो सबसे पहले जो है माँ के गर्भ में होता है, और वो जब इस दुनिया में आता है तो पहली बार उसका सामना प्रकाश से होता है। तो प्रकाश के प्रति अपने शारीरिक समायोजन को वो वहाँ पे समायोजित करने की कोशिश करता है, यानी कि उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। वो शुरू से सीखना शुरू कर देता है, यानी इस समाज में और इस पर्यावरण में होने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना करने शुरू कर देता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के अंतिम समय में होता है तो भी वो क्या करता है कि अपने सभी बच्चों को बुलाता है और उनको कहता है कि समझाता है कि भाई देखो, हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ कर ली तुम लोग ये काम मत करना, या फिर मिलजुल के रहना। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, वो अंतिम समय में भी अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कुछ सीख रहा है और कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी को कई जगह किताबों में निरंतरता का सिद्धांत भी कहा गया है, ये याद रखना है। दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। हमेशा याद रखना है कि विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में ही होता है, और किसी भी प्राणी के प्रतिमान की अगर बात की जाए तो हर प्राणी का जो विकास होता है उसके प्रतिमान के हिसाब से ही होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का भाषाई विकास, या अगर कोई शिशु है तो उसका भाषाई विकास का क्रम क्या होता है। तो भाषाई विकास के क्रम में आप देखेंगे कि सबसे पहले शिशु क्या करता है, क्रंदन करता है। क्या करता है, क्रंदन करता है, रोता है। फिर क्या करता है, बबलाता है, बबलाना। उसके बाद क्या करता है, तुतलाना, तुतलाना। फिर क्या होता है, हकलाना, हकलाना। फिर क्या होता है, भाव भंगिमाओं का प्रयोग, भाव भंगिमाओं का प्रयोग। और अंत में तब वास्तविक भाषा का अर्जन करता है। क्या करता है, वास्तविक भाषा का अर्जन वो लास्ट में करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो भाषा सीख रहा है वो एक निश्चित क्रम में होता है। इसके बाद विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। आपको पता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, ठीक है। सब में जो है सीखने की अलग अलग गतियाँ होती हैं, क्योंकि उसमें वैयक्तिक विभिन्नता होती है, जिसकी वजह से उसके सीखने की जो गति होती है वो भी अलग अलग होता है। अगला जो सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिएगा, विकास जितने भी आयामों में होते हैं सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये स्वस्थ है। स्वस्थ है इसका मतलब कि इसका शारीरिक विकास अच्छा है, और अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि उसका मानसिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर उस व्यक्ति का मानसिक विकास अच्छा है, मानसिक विकास अच्छा है, तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। संवेगात्मक अच्छा होगा तो सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, और उस तरीके से वो भाषा अर्जन भी अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसका मानसिक विकास क्या है, अच्छा है। यानी कि विकास के जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं या एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इसको परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि दुनिया का प्रत्येक प्राणी, चाहे मनुष्य जाति हो चाहे पशु जाति हो, वह अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई मनुष्य का बच्चा है, शिशु है, तो उसकी एक निश्चित लंबाई होती है, एक निश्चित वजन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शिशु का जो वजन होगा वो हाथी के बच्चे के जैसा हो सकता है, या हाथी के बच्चे का जो वजन होगा वो एक शिशु के इतना बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी जो है अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के क्रम को या विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। उसी तरीके से अगर मनुष्य का कोई शिशु है तो वो हमेशा क्यूइंग करेगा, रोने का होगा, इसका निश्चित पैटर्न होगा। दुनिया के किसी भी देश का अगर बच्चा है तो वो एक निश्चित तरीके से ही रोता है। उसी तरह से बिल्ली का बच्चा है तो वो भी उसके रोने का तो एक विशिष्ट तरीका है।
अलग अलग जानवरों के बोलने का एक अलग तरीका है। यानी हर व्यक्ति, हर जीव जो इस धरती पर है वो अपने जात के अनुरूप ही क्या करता है, विकास करता है। फिर अगला क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे बालक जब धीरे धीरे शारीरिक विकास उसका होता रहता है छोटे पर से, तो पहले आपने देखा होगा कि वो हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करता है वस्तुओं को पकड़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका शारीरिक विकास होता रहता है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती रहती है, मानसिक विकास होता रहता है, तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि हाथ का इस्तेमाल चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है और पैरों का इस्तेमाल जो है चलने के लिए किया जाता है। यानी पहले वो क्या करता है, दोनों का पहले वस्तुओं को उठाने के लिए हाथ और पैर दोनों का प्रयोग करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे हाथों का प्रयोग करना क्या करता है, सीख जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। देखिएगा, इसको समझते हैं हम। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप अपने पूर्वजों से लक्षणों को प्राप्त करता है या गुणों को प्राप्त करता है। ठीक है, लक्षणों को या गुणों को प्राप्त करता है, लेकिन उन लक्षणों का विकास कहाँ पे होता है, वातावरण में होता है, वातावरण में होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के पिताजी बड़े अच्छे गायक हैं, तो उसको भी वो क्षमताएं मिली हुई हैं गायकी का, लेकिन अगर उसने वो गायकी का अभ्यास न करे, गायकी की प्रैक्टिस न करे, तो वो एक अच्छा गायक नहीं बन पाएगा। यानी कि इसके बावजूद कि उसके पास अच्छे लक्षण हैं, एक गायक के सारे लक्षण उसके बावजूद, सारी क्षमताएं उसको मिली हुई है, लेकिन वातावरण न मिलने के कारण वो एक अच्छा गायक नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों का मिला जुला असर है, 50-50% का जो योगदान होता है इन दोनों का बराबर, और ये दोनों मिल करके किसी प्राणी के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या रोल है, तो दोनों का 50-50% का योगदान होता है और दोनों मिल करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर है परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत कहता है कि हम विकास को चाहें तो अपने मनचाहे क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, मनचाहे क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर है वो जिम जा रहा है, तो एक व्यक्ति जिम इसलिए जा रहा है कि उसका वजन कम हो जाए, वही एक दूसरा व्यक्ति है वो भी जिम जा रहा है कि उसका मकसद है कि उसका वजन बढ़ जाए। तो जगह एक ही है, लेकिन दो अलग अलग अपने मनचाहे परिवर्तन के हिसाब से जो है जिम जाने का कोशिश कर रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ पे अपने शारीरिक विकास को अपने मनचाहे तरीके से मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से चाहा जाए तो किसी भी परिवर्तन को या विकास के क्रम को हम मनचाहे तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंटरमीडिएट तक है, वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता है, एक सामान्य से विषय को पढ़ता है, लेकिन आगे चल के उसमें से कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई IAS बनता है, कोई खिलाड़ी बनता है, यानी अपने मनचाहे क्षेत्र में अपने विकास को उसने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट हमारा है बाल विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। ये आपका है निश्चित, ठीक है, यह है हमारा निश्चित दिशा का सिद्धांत। ठीक है, तो बाल विकास के निश्चित दिशा के दो सिद्धांत हैं। पहला हमारा है मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी प्राणी का विकास जब होता है या शारीरिक विकास होता है, तो उसका विकास जो है सर से लेकर के पैर की तरफ उसकी दिशा रहती है। यानी सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले उसके सर बनेगा, फिर गला बनेगा, फिर शरीर के बाकी अंग बनेंगे नीचे की तरफ से। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी शिशु का जब विकास होता है या भ्रूण का जब विकास होता है, तो सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है वो केंद्रीय सिद्धांत है, जिसको निकट दूर विकास क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति का विकास केंद्र भाग से फिर दूर की तरफ होता है। जैसे एक कोशिका का निर्माण अगर होगा, तो कोशिका में पहले क्या बनते हैं, केंद्रक बनते हैं, फिर केंद्रक के बाद धीरे धीरे उसके बाकी के जो अंग हैं, कोशिकांग हैं, उसका निर्माण शुरू होता है। ठीक है, और इस तरह से कोशिका फिर विखंडित होकर के बहुत सारे कोशिकाओं को जन्म देता है, और इस तरीके से शारीरिक विकास या शारीरिक परिवर्तन हमको नज़र आते हैं। ये दो सिद्धांत हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें पहला हमारा है मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास सर से पैर की दिशा की तरफ होता है, और दूसरा हमारा है निकट दूर विकास। अगर पहले विकास केंद्रीय भाग का होता है, फिर उसके दूर वाले भागों का विकास होता है।
आगे देखते हैं, लास्ट हमारा है बाल विकास का सिद्धांत। इसको कहा जाता है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास जो है रेखीय न होकर के चक्राकार होते हैं। जैसे मान लीजिए सर बना, उसके बाद से आँख न बन करके कान बना, फिर उस तरह से फिर नाक न बन करके मुंह बना, मतलब एक क्रम में इस तरह से विकास होता है। और इसी के अनुसार जो है हर्लॉक ने कहा कि जो मनुष्य का विकास होता है वो जीवन वो घंटी की आकृति के जैसा होता है। ठीक है, वो घंटी की आकृति के जैसा होता है, घंटी की आकृति के समाती। क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य का विकास किसके जैसा होता है, तो घंटी की आकृति के जैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आखिरी सिद्धांत है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो को देखिएगा। अगले बार में हम मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे कि शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और अलग अलग विकास के लिए शैशवावस्था किस प्रकार से हमारी भूमिका निभाता है। तो धन्यवाद।